एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और 22 अगस्त 2022 को। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन, एचएएल ने विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा। तो एचएएल अपना विदेश में कहाँ मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा, तो वो करेगा मलेशिया में। एचएएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो अपना पहला विदेश में मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी एचएएल को कुआलालंपुर यानी मलेशिया में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। बेंगलुरु में यह स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह मलेशिया में कार्यालय खोलने के लिए एचएएल को फाइटर लीड एंड ट्रेनर FLIT-LC Su-30 जैसी रॉयल मलेशियाई सेना की अन्य आवश्यकताओं को व्यवहारिक अवसरों को दोहन करने में मदद मिलेगी। उसके बाद बयान में ये भी कहा गया कि इसमें मलेशिया के स्थायी एरोस्पेस रक्षा परिदृश्य के लिए मलेशियाई रक्षा बलों और उद्योगों को समर्थन करने में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी। एचएएल भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान को तेजस या सैन्य हेलीकॉप्टर को बिक्री के लिए मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका और की संभावनाएं तलाश रहा है। एचएएल के बारे में अगर हम जानते हैं तो एचएएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया। एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक लिमिटेड को मिलाकर इसको एचएएल बनाया गया था। इस विलयन के बाद कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया, जिसका मुख्य कार्य विमानों, हेलीकॉप्टरों और इंजनों से संबंधित प्राणियों जैसे उड्डयनिकी उपकरणों और उपसाधनों के विकास और निर्माण में मरम्मत को पुनर्कल्पना करना। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को समझा, साथ ही उसके डिटेल थ्योरी को भी समझा कि एचएएल ने अपना विदेश में पहला मार्केटिंग कार्यालय कहाँ स्थापित किया, तो मलेशिया में। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एचडीएफसी ने केरल के किस जिले में पहली महिला शाखा खोली। तो एचडीएफसी बैंक ने केरल के किस जिले में अपनी महिला शाखा खोली, तो कोझिकोड में अपनी महिला शाखा खोली एचडीएफसी बैंक ने। उसके बाद आते हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली, जिस जिले में व्यापारियों को गढ़चिरौली रोड स्थित इस 4 महिलाओं की बैंकर होंगी। उसके बाद एक बयान में कहा गया कि यह बैंक कि दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिलाओं को विविधता और समावेश के लिए बैंक में निहित मूल्यों को आगे बढ़ाता है। नगर निगम की मेयर बीना फिलिप ने एक समारोह में शाखा का उद्घाटन किया। एचडीएफसी बैंक लैंगिक विविधता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ संगठन के भीतर विविधता और समावेश को भी बढ़ावा दे रहा है। बयान में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक महिलाओं की संख्या 21.7% थी। इसे 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया। संजीव कुमार, शाखा बैंकिंग प्रमुख ने दक्षिणी तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल ने कहा कि सभी महिला शाखा खोलना बैंक के लिए लिंग विविधता और उसके आगे बढ़ाने के प्रयासों की उदाहरण है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश में 6 TU-160 लंबी दूरी की बम वर्षक खरीदेगा। तो ये खरीदेगा रूस से। रूस की राजधानी कहाँ पे है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। उसके अलावा रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस जो कि एरिया वाइज वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और रूस की एरिया कितनी है, तो पृथ्वी की टोटल एरिया का 1/8 भाग अकेले रूस के पास ही है। तो भारत ने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से TU-160 बॉम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि किसी भी पहली उड़ान में अमेरिका को परेशान हो सकता था। टुपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000
किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर। TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। यह रूसी सेना के लिए TU-70 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है जिन्होंने अपग्रेड किया गया है। रूस ने साल 1995 में इस बॉम्बर को एक्टिव सर्विस से हटा दिया था। उस समय कारण बताया गया था कि बॉम्बर की परिचालन की लागत काफ़ी ज़्यादा है जिसे रूस वहन नहीं कर सकता था। हालांकि 2015 में रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की घटती फ्लीप को देखते हुए TU-160 को अपग्रेड कर दोबारा सर्विस में शामिल कर लिया गया। रूस की TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जिसका मतलब है यह बॉम्बर अपने बेस से हज़ारों किलोमीटर तक उड़ान भरने में दुश्मन के इलाकों पर हमला कर सकता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की लंबी दूरी क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। यह प्रमुख कार्य लंबी दूरी मौजूदा दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करने में अपने देश की रणनीति को बढ़ावा दिलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मच्छर दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, हर साल 20 अगस्त को मच्छरों को बचाने के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मच्छर दिवस उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। मच्छर कई तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं। इसका मुख्य मकसद लोगों को मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाव के प्रति जागरूकता करना है। खासकर बरसात के दिनों में मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है। इस मौसम में मच्छरों को काटने में कई बीमारियां पनपती हैं। इन्हें डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस और चिकनगुनिया जैसे शामिल हैं। खासकर डेंगू और मलेरिया अधिक बचाव जरूरी है। विश्व मच्छर दिवस का इतिहास। विश्व मच्छर दिवस की शुरुआत 1887 में मच्छर दिवस मनाने के साथ की गई थी, जब ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रास ने एनाफिलीज मच्छर की खोज की। इस मच्छर को काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। इन मच्छर को प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो रक्त में शरीर को फैलकर खासकर लीवर में पहुंचकर यह अस्थायी हो जाता है। इसके बाद वह रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है। इन प्रयासों के लिए 1902 में इन्हें फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान समय में विश्व पटल पर मलेरिया बड़ी समस्या बनी हुई। इस बीमारी में अफ्रीका देश भी प्रभावित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी पर संसाधनों की खतरनाक दर समाप्त होती जा रही है, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को जल, विद्युत, सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूक करता है। अक्षय ऊर्जा दिवस बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी की जागरूकता बढ़ाने के स्कूल और कॉलेजों में लक्षित करना, क्योंकि यह देश का भविष्य है। देश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, ड्राइंग, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना। अक्षय ऊर्जा का विकास के समर्थन करने के लिए उपयोग को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य है। इसकी पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में 2004 में हुआ था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बन गई, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस विस्तारा बन गई। विस्तारा जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई। एयरलाइन विस्तारा ने जुलाई 2022 के महीने में DGCA द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। DGCA के आंकड़ों के अनुसार विस्तारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई। बाजार हिस्सेदारी के मामले में स्पाइसजेट, गोएयर, एयर इंडिया सहित पुराने अधिक स्थापित कम लागत वाले एयर कैरियर के पीछे छोड़ते हुए
विस्तारा बाजार हिस्सेदारी। विस्तारा का बाजार में क्या हिस्सेदारी है? लॉन्च के बाद पहली बार विस्तारा ने भारत में घरेलू बाजार को 10% बाजार हिस्सेदारी का उल्लंघन किया। यह पहली बार है कि जब विस्तारा घरेलू क्षेत्र में नंबर 2 की स्थिति पर चढ़ गया और स्पाइस जेट, गो एयर सहित स्थापित आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों के अनुसार भारत की पूर्ण सेवा एयरलाइंस विस्तारा अब जुलाई 2022 में भारत की हिस्सेदारी के साथ साथ 10.4% घरेलू हिस्सों के साथ घरेलू बाजार में एक प्रमुख ब्रांड स्थापित हो गया। एयरलाइंस बाजार हिस्सेदारी। एयरलाइंस बाजार हिस्सेदारी अब अन्य कैरियर पहुंचने तक है, क्योंकि 8.2% हिस्सेदारी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। स्पाइस जेट जुलाई में 8% हिस्सेदारी हासिल किया है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जन्मदिन पर नहीं बल्कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने की सद्भावना के भाव को विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त 2022 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के बाद एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की। इस दिन राजीव गांधी के करीबी परिवार के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के सदस्य और पूर्व राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के बाद एक साल बाद राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की थी। यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो हर साल यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। भारत के लिए उनके विजन को श्रद्धांजलि देने के बदले इस अवसर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दिया जाता है। राजीव गांधी के बारे में अगर हम जानें तो राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1984 से 89 तक देश की सेवा की। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की राशि। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किस राज्य ने दही हांडी खेल का दर्जा दिया? तो दही हांडी खेल का दर्जा जो कि महाराष्ट्र राज्य में दिया है। महाराष्ट्र में दही हांडी के साहसिक कार्य खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, यह खेल भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा किया कि लोकप्रिय खेल दही हांडी को उत्सव को सरकार साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। साथ ही खेल हांडी उत्सव के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यह दांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। इस अवसर पर रस्सी के सहारे हवा में लटक रही दही को भरी मटकी को मानव पिरामिड बनाकर फोड़ा जाता है। दही हांडी के उत्सव को आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने यह दही हांडी समारोह के तहत बनाए जाने वाले मानव पिरामिड को साहसिक खेल की पहचान देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मानव पिरामिड बनाने के दौरान इस उत्सव में किसी भी प्रतिभागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का अनुग्रह राशि मिलेगी। यह गंभीर रूप से घायल होने वाले खिलाड़ी को 7 लाख रुपए या मामूली रूप से घायल होने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के 8 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, साथ ही उनका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। आइए कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। नौवें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दिल्ली में उच्च न्यायालय में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यालयों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन निर्देश दिया गया? तो 3 सदस्यों की समिति का निर्देश दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चीन ने अपने कृत्रिम
कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? तो नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य न्यायिक अंग क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग कहा जाता है द हेग। द हेग नीदरलैंड में है और नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पे ये मुख्य यानी इंटरनेशनल जस्टिस का हेडक्वार्टर है, उसी को हेग में स्थित है। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो हड़प्पा वासियों का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता का अधिकार उसमें ज़्यादा था। तो हड़प्पा वासियों का समाज जो कि मातृसत्तात्मक था। आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी टेराकोटा कहते थे। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की अधिनियमित किया गया जिसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं में निर्वाचित? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चौंदड़ों में मिले। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चौंदड़ों में। हड़प्पा कालीन किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो फाख्ता को मानते थे। स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक किसकी देन है? तो स्वास्तिक जो कि हड़प्पा की देन है। स्वास्तिक कैसा होता है? तो जैसे कि ऐसे बनता है, ऐसे ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो इस तरह से हड़प्पा कालों की ये देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ मिलती है? तो हड़प्पा काल में कपास की उपज की जानकारी मिलती है। किस अधिनियम में भारत सरकार ने प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की थी? तो किस अधिनियम में भारत सरकार ने प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हड़प्पा समय के व्यापार में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो हड़प्पा काल के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हड़प्पा में लोगों ने नगरों और घरों में विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? तो ग्रिड प्रणाली को। ग्रिड प्रणाली क्या होता है? तो ऐसे घरों को जो कि एक पैटर्न पर होती है। तो नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पैटर्न का स्थापित की। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य होता है। अगर एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है तो एक दृढ़ और एक रिजिड गवर्नमेंट की स्थापना होती है। भारतीय संविधान के आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो आपात उपबंध जो कि जर्मनी के संविधान वाइमर से लिए गए। उसके अलावा भारतीय संविधान में कितने आपात हैं? तो 3 आपात, 352, 356 और 360। 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा में किसके कहने पर बनाई गई है? तो कैबिनेट मिशन से कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और ऐसे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने? तो 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ने कौन सी बुक लिखी है? गांधी जी इन चंपारण। गांधी जी ने जब चंपारण में विद्रोह किया था 1917 में, तो उसमें गांधी जी के बारे में यह बुक लिखे थे। इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? तो फूड मिनिस्टर थे। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार में बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? तो अमेंडमेंट 1942 में हुआ था। और उसके अलावा 1975 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। उस समय संविधान में 150 से ज़्यादा अनुच्छेदों में बदलाव किया गया था। इस समय के संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। उसके बाद उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उस समय भारत में इमरजेंसी भी लगा हुआ था, तो उस समय संविधान में प्रस्तावना में चेंज किया गया था। जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 24 दिसंबर 2003 को। 24 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते थे? ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ही पहचाना जाता है। इंटरनेट जो कि सर्वर से कंप्यूटर को जोड़ता है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है। भारत में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में किस चीज़ के बारे में बात होती है? तो 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषा के आधार पर बात की जाती है। उसके बाद संविधान में 9वीं अनुसूची जो ज़मीन के बारे में बात की जाती है। लैंड रिफॉर्म के 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के बारे में बात की जाती है। 11वीं पंचायती राज के बारे में बात की जाती है और 12वीं अनुसूची में म्यूनसिपालिटी के बारे में बात की जाती है। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से संबंधित थे। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं और इसीलिए इसका नाम पंजाब कहा जाता है। और पंजाब की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल होती है और पंजाब के मुख्यमंत्री इस समय भगवंत मान सिंह हैं और ये सिंगरौर से हैं। तो धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से संबंधित थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।